वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर, यानी किस तरीके से जो कंपनी व्यापार करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने कैसे व्यापार से लेकर राजनीति पर इस देश की अपना पावर स्थापित किया, अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब वो आए थे तो उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था यहाँ की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने का, लेकिन जब समय के साथ साथ उन्हें लगा कि जो यहाँ के लोकल रूलर्स हैं उनकी इकोनॉमिक एक्सपेंशन में, उनके बिजनेस एक्सपेंशन में एक हिंड्रेंस की तरह आ रहे हैं, एक बाधा की तरह आ रहे हैं, तो उन्हें लगा कि क्यों ना यहाँ के राजकाज में भी थोड़ा हस्तक्षेप किया जाए। तो इस तरीके से लोकल रूलर्स में और कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हुए। पहला कॉन्फ्लिक्ट का जो रिज़ल्ट हुआ वो वॉर हुआ, बैटल ऑफ पलासी। नेक्स्ट हुआ जो बैटल ऑफ पलासी था वो उनकी एक पहली पॉलिटिकल जीत थी इस टेरिटरी पर। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसके बाद पॉलिटिकल कंट्रोल कुछ हद तक उनके हाथों में आ गया। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पॉलिटिकल कंट्रोल को पूरे टेरिटरी पर, पूरे देश में फैलाया जाए ताकि उनका व्यापार पूरे देश में फैल सके। तो कंपनी ने अपना रूल को एक्सपेंड करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने तरह तरह की पॉलिसीज़ लगाई, जैसे पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जिसके तहत वो कब्ज़े से दूसरे जो नवाब्स होते थे उनके टेरिटरी को कंट्रोल कर लेते थे, हड़प लेते थे। ये उनकी एक चाल थी। नेक्स्ट, ये एक उनका सॉफ्ट तरीका था जिससे उन्हें बिना लड़ाई किए टेरिटरीज़ हाथ में आ जाती थी, लेकिन जब उन्हें लगता था कि उनका अस्तित्व जहाँ खतरे में है तब वो वहाँ वार करने से भी नहीं चूकते थे, यानी लड़ाइयाँ भी करते थे। जो एग्जाम्पल है टीपू सुल्तान के साथ जो 4 वॉर्स हुई इनकी, जिसमें लास्ट वॉर में ब्रिटिशर्स जीत गए टीपू सुल्तान की मौत के बाद सेरिंगपट्टनम में। फिर उसके बाद जो मराठास थे वो उस टाइम की एक उभरती हुई पावर थे, क्योंकि जब टीपू सुल्तान के साथ वॉर हुआ तो मराठास ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, लेकिन उसके बाद जब टीपू सुल्तान की मौत के बाद जब मराठास बचे तो उन्हें लगा ये उनकी पावर को ख़तरा है, तो इन्होंने सोचा कि अब इन्हें भी ख़त्म किया जाए। तो आज के लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। वॉर्स विद द मराठास के साथ ब्रिटिशर्स की लड़ाई। From the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy Maratha power. 18th सेंचुरी का लेट जब था, जब 18th सेंचुरी ख़त्म होने वाले थे, तब कंपनी ने सोचा कि क्यों ना जो मराठास की पावर है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, ख़त्म किया जाए और कंट्रोल किया जाए, कर्ब किया जाए। With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761 में दुरानी और मराठास के बीच, जिसमें मराठास हार गए, तो उनके बाद, उस बैटल के बाद, जो मराठास का ड्रीम था दिल्ली से राज करने का, क्योंकि मुग़ल उस टाइम काफ़ी वीक पड़ चुके थे, तो मराठास पावरफुल थे, उन्होंने सोचा कि वो दिल्ली से पूरे कंट्री पे राज करेंगे। तो उनकी इस हार के बाद ये जो उनका सपना था वो शैटर हो गया, पूरी तरीके से बिखर गया। They were divided into many states under different chiefs, sardars belonging to dynasties such as Sindhia, Holkar, Gaikwad and Bhonsle. यानी इस वॉर के बाद, ये जो उनकी हार हुई, उसके बाद उनको अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया अलग अलग सरदार्स के अंडर, यानी हर अलग अलग स्टेट में एक अलग अलग सरदार अपॉइंट किया गया, जैसे कि सिंधिया हो गए, होलकर हो गए, गायकवाड़ हो गए और भोंसले हो गए। ये जस्ट लाइक चीफ मिनिस्टर्स थे अलग अलग स्टेट में, और इनके एक हेड होते थे। दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर who became its effective military and administrative head based in Pune. ये सब जस्ट लाइक चीफ मिनिस्टर्स होते थे, इनकी एक कॉन्फेडरेसी होती थी, एक एसोसिएशन, एक संघ होता था इन सभी को मिलाकर, जो कि पेशवा के अंडर होता था, यानी पेशवा की प्रिंसिपल मिनिस्टरियल शिप थी, यानी हेड थे पेशवा, और उसके अंडर ये सभी आते थे चीफ्स। Who became its effective military and administrative head based in Pune. और जो पेशवा थे वही इनके मिलिट्रिकल हेड थे, यानी सैनिक प्रमुख, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमुख, यानी राजकाज के जो प्रमुख थे, और उनका जो ठिकाना था वो पुणे में था। महादजी सिंधिया एंड नाना फर्नांडिस वर 2 फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। ये जो 2 फेमस नेम हैं, महादजी सिंधिया एंड नाना फर्नांडिस, ये 2 बहुत ही मशहूर मराठा सोल्जर्स थे, जो कि राजनीतिज्ञ भी थे, यानी फेमस, एक तरीके से कह लें तो पॉलिटिशियंस भी थे इस मराठा डिनेस्टी के और 18th सेंचुरी के। कॉन्फेडरेसी मीन्स अलायंस, लाइक संघ, एसोसिएशन कह सकते हैं। द मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स
मराठास को लगातार एक के बाद एक लड़ाइयों में उन्हें सबड्यूड किया गया, उन्हें दबाया गया। In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, there was no clear victor. जो पहली लड़ाई हुई ब्रिटिशर्स एंड मराठा के बीच 1782 में, उसमें कोई भी विक्टर नहीं था, कोई भी जीता नहीं था, जस्ट लाइक कि ड्रॉ हो गया ये वॉर, और सालबाई ट्रीटी हुई थी इस वॉर के बाद। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 1805 was fought on different fronts, resulting in the British gaining Orissa and territories north of Yamuna river including Agra and Delhi। जो सेकेंड वॉर हुई मराठास की और ब्रिटिशर्स की 1803 और 5 के बीच, वो अलग अलग फ्रंट्स पे, अलग अलग मोर्चों पे लड़ी गई, जिसमें ब्रिटिशर्स को उड़ीसा पे जीत हुई और कुछ जो टेरिटरीज थी यमुना के नॉर्थ की, यानी नॉर्थ यमुना की जो टेरिटरीज थी जिसमें आगरा और दिल्ली का इलाका आता था, ये सब भी जीत लिया था ब्रिटिशर्स ने। फाइनली जो लास्ट बैटल हुई ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच, जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था ऑफ 1817 एंड 1819, क्रश्ड मराठा पावर। इसने टोटली पूरी तौर से मराठा की पावर को कुचल दिया। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद अ पेंशन। और जो पेशवा होते थे, जो हेड होते थे इन सभी चीफ्स के, अलग अलग स्टेट्स के चीफ के जो पेशवा हेड होते थे जिनका ठिकाना पुणे में था, उनको वहाँ से हटा करके कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया और उनके पास कोई भी पॉलिटिकल कंट्रोल, कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं बची। सिर्फ वो एक पेशवा थे, वो एक हेड थे, तो उन्हें केवल एक पेंशन दिया जाता था, इसके सिवा उन्हें और कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता था। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज ऑफ द साउथ ऑफ द विंध्यास। जो कंपनी थी उसने लगभग अब जो विंध्या के साउथ का जितना भी टेरिटरी था, विंध्यास रेंज है, पहाड़ियों की एक रेंज है, श्रृंखला है, जो बेसिकली मध्य प्रदेश, थोड़ा सा एरिया गुजरात और थोड़ा सा यूपी तक एक्सटेंडेड है, फैली हुई है। तो उसके नीचे का जितना भी एरिया था, साउथ का जितना भी टेरिटरी था, इन सभी पर कंपनी का कंट्रोल हो गया था, क्योंकि उस समय में जो इस साउथ वाले टेरिटरी पर जो एक पावरफुल थे वो मराठास थे। अब कंपनी ने उसे ही हरा दिया, तो अब कंपनी का ही कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है द क्लेम ऑफ पैरामाउंसी, यानी पैरामाउंसी का दावा। पैरामाउंसी यानी अपने आप को, अपने शासन को सुप्रीम बताना, सबसे ऊपर बताना। It is clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion। ये हमें ऊपर देखकर पता चल ही जाएगा कि जो अर्ली 19th सेंचुरी थी, यानी 1817 और 19, ये शुरुआती था 19th सेंचुरी का, कंपनी ने एक ऐसी पॉलिसी परस्यू कर ली, शुरू कर लिया, जो कि एग्रेसिव थी, जो बहुत ही आक्रामक थी। यानी उनका अब सीधा सीधा मोटिव था, कैसे भी चाहे लड़ाई ही करनी क्यों न पड़े, हमें बस टेरिटरी अपने कब्जे में लेनी है, अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करनी है, क्योंकि तब तक उनका पूरा मोटिव हो चुका था कि अब वो इस कंट्री पे राज ही करेंगे। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1830 to 1823 ए न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी वॉज इनिशिएटेड। जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे गवर्नर जनरल, अलग अलग गवर्नर जनरल अपने अपने टाइम में अलग अलग पॉलिसी लेकर आते थे। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे वो अपने समय में 1813 to 1823 टाइम पीरियड था, एक न्यू पॉलिसी लेके आए, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी वॉज इनिशिएटेड की शुरुआत की। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम। अब कंपनी ने ये दावा करना शुरू किया कि जो उसकी अथॉरिटी है वो पैरामाउंट है, सबसे ऊपर है और सुप्रीम है। Hence its power was greater than that of Indian states, और इसी वजह से जो उसकी पावर है वो भारतीय स्टेट से ज़्यादा है, बड़ी है, ऊपर है। In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom। और अपनी इसी इंटरेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए, सही साबित करने के लिए, उन्होंने इंडियन किंगडम्स को, भारतीय जो साम्राज्य थे उनको एनेक्सी करना शुरू किया, कब्जा करना शुरू किया, या फिर उन्हें कब्जे की धमकियां देनी शुरू की, जिसकी वजह से वो उनके अंडर काम करने लग जाएं। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। और जो ये नज़रिया था, ये इसी नज़रिए ने बाद की जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी उसको काफ़ी हद तक गाइड किया। यानी अपनी सत्ता को सुप्रीम मानने वाली जो विचारधारा थी, उसी विचारधारा से गाइडेड बाद की सभी ब्रिटिशर्स पॉलिसीज़ रहीं। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स की पिक्चर है। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। अब ऐसा नहीं था कि ये जो प्रोसेस था, ये जो प्रक्रिया थी ब्रिटिशर्स की, ये अनचैलेंज थी, यानी इसको कोई चुनौती नहीं मिली थी। इसको चैलेंज करने वाले भी कुछ लोग थे, लेकिन वो लोग कमज़ोर थे, इसलिए वो लोग हार जाते थे।
For example, when British tried to annex the small state of Kittur, Rani Chennamma took to arms and led anti-British resistance movement. उदाहरण के तौर पर जब ब्रिटिशर्स ने कोशिश किया एनेक्सी करने की, कब्ज़ा करने की एक छोटे से स्टेट को जिसका नाम कित्तूर था, आज के कर्नाटक में स्थित है, जहां वहां की रानी चेन्नम्मा ने इसके खिलाफ वहां की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठाए और एंटी ब्रिटिश यानी ब्रिटिश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आंदोलन शुरू किया. शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829. उनको अरेस्ट कर लिया गया 1824 में और उनकी मौत हो गई प्रिजन में ही, जेल में ही 1829 में. बट रायन्ना ए पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तूर कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस. लेकिन रायन्ना नाम का एक गरीब चौकीदार था संगोली डिस्ट्रिक्ट का जो कि कित्तूर में था. उसने इस आंदोलन को कैरी ऑन किया, यानी इस रेजिस्टेंस को, इस विरोध को कैरी ऑन किया, जारी रखा. With popular support, he destroyed many British camps and records. उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और इसी वजह से उसने ब्रिटिशर्स के बहुत सारे कैंप्स को, बहुत सारे रिकॉर्ड्स, लेखा जोखा को डिस्ट्रॉय किया, बर्बाद किया. He was caught and hanged by the British in 1830. और इसका परिणाम ये हुआ, ब्रिटिशर्स बहुत चिढ़ गए उससे और उन्होंने उसको पकड़ लिया और हैंग कर दिया, फांसी पे लटका दिया 1830 में. You will read more about several cases of resistance later in the book. तुम इस बुक में बहुत सारे अलग अलग केसेस, बहुत सारे अलग अलग मुद्दे पढ़ोगे रेजिस्टेंस के, विरोध के, जो भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ किए. इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रशिया. 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी को रशिया को लेकर चिंता होने लगी, क्योंकि रशिया उस टाइम में पावरफुल बन रहा था धीरे धीरे, और उससे पहले केवल ब्रिटिश एक बड़ी पावर था. तो अपना जब उसका एक कॉम्पिटिटर उग रहा था, इमर्ज हो रहा था, तो उसको लेकर उसे टेंशन होने लगी. It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. उसे ऐसा लगने लगा कि कहीं रशिया भी अपनी पावर को एक्सपेंड ना कर ले, फैला न ले पूरे एशिया में, क्योंकि उस समय में अंग्रेज़ एशिया के लगभग काफ़ी सारे देशों को गुलाम करके और वहाँ से ट्रेड कर रहे थे, उन्हें अपनी कॉलोनी बना रखा था. तब उसे ऐसा लगा कि अगर रशिया पावरफुल हो जाएगा तो कहीं वो एशिया पे कंट्रोल ना कर ले, क्योंकि रशिया एशिया में ही आता है. एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, और कहीं वो इंडिया में भी नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, उत्तर पश्चिम की तरफ से एंटर न कर जाए. ड्रिवन बाय दिस फेयर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट. और इसी डर की वजह से ब्रिटिशर्स की अब चाहत हुई कि वो नॉर्थ वेस्ट इलाके पे भी कब्जा करें, कंट्रोल करें. They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule there. जो अफ़गानिस्तान का कुछ पार्ट था, और पाकिस्तान तो जानते हैं ये सब ऑलमोस्ट इंडिया का ही पार्ट था उस टाइम में, इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट था, तो ये नॉर्थ वेस्ट इलाके में आता है और अंग्रेज़ नॉर्थ वेस्ट इलाके को कब्ज़ा करना चाहते थे. तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी 1838 से 1842 तक, और फिर बाद में एक इनडायरेक्ट कंट्रोल वहाँ के रूलर्स के थ्रू इनडायरेक्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश कर ही लिया. और फिर उसके बाद सिंध वाज टेकन ओवर इन 1843, और 1843 में सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में है उस पर भी कब्जा कर लिया. नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब, और उसकी अगली कतार में अब पंजाब था, उनकी नज़र पंजाब पे थी. बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्प बैक द कंपनी. लेकिन जो महाराजा रंजीत सिंह थे, बहुत ही पावरफुल रूलर थे, उनकी प्रेजेंस में कंपनी को वापस जाना पड़ा. After his death in 1839, two prolonged wars were fought with Sikh kingdom. 1839 यानी महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद दो बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेज़ों ने सिख किंगडम के साथ, और फिर फाइनली अल्टीमेटली 1849 में पंजाब पर भी एनेक्सी कर लिया, कब्ज़ा कर लिया. क्योंकि हमने पढ़ा है उससे पहले जो कंपनी थी उसका बेसिकली कंट्रोल वेस्ट बंगाल और साउथ के इलाके में सब में कंट्रोल था, फिर दिल्ली तक उनका कंट्रोल फैला, और फिर जब उन्हें लगा कि रशिया कहीं उनका ख़तरा न बने तो नॉर्थ वेस्ट इलाके पे भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया. नेक्स्ट है द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, यानी विलय का सिद्धांत. इसके अंडर क्या होता था कि ब्रिटिशर्स इंडियन किंगडम को अपने अंदर मिला लेते थे, इस बिना पर कि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उसका कोई हकदार नहीं है, और हकदार केवल लड़का ही होना चाहिए, और वो भी उसका अपना, यानी कि कोई जो गोद लिया हुआ लड़का है वो नहीं होना चाहिए. द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशंस अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी. उन्होंने धीरे धीरे इंडिया के ऑलमोस्ट सभी पार्टों पे कब्जा कर लिया था, लेकिन जो कुछ बचे कुछ इलाके थे उन पर एक फाइनल लहर, एक आखिरी लहर थी कब्जे की, जो कि लॉर्ड डलहौजी के अंडर हुई, लॉर्ड डलहौजी की गवर्नर जनरलशिप में, जो कि 1848 से 1856 का टाइम पीरियड था. ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी दैट केम टू बी नॉन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स.
उसने एक पॉलिसी डिवाइस की बनाई जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स यानी विलय का सिद्धांत। The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is, become part of company territory. इस पॉलिसी के अंदर क्या था कि अगर कोई इंडियन रूलर भारतीय राजा मर जाता है, उसका डेथ हो जाता है और उसके किंगडम का कोई भी मेल आयर नहीं है, यानी कोई उसका उत्तराधिकारी, कोई उसका हकदार बेटा नहीं है, बेटी नहीं होनी चाहिए, और जो बेटा हो वो केवल उसका अपना बेटा होना चाहिए यानी गोद लिया हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ कि उसका भाई या भतीजा इस साम्राज्य का हकदार नहीं हो सकता, और ऐसी स्थिति में जो वो उसका किंगडम होगा, साम्राज्य होगा, वो लैप्स हो जाएगा, विलय कर दिया जाएगा और वो पार्ट हो जाएगा किसका, ब्रिटिश टेरिटरी का, यानी कंपनी की ज़मीन का वो हिस्सा हो जाएगा। वन आफ्टर अनदर was annexed one kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. एक किंगडम के बाद दूसरा किंगडम यानी लगातार एक साम्राज्य के बाद दूसरा साम्राज्य इस तरीके से इस पॉलिसी को अप्लाई करके एनेक्सी किया जाने लग गया, जिसके एग्जाम्पल है सतारा। 1848 में सतारा पे कब्जा किया, संबलपुर पे 1850 में, उदयपुर पे 1852 में, नागपुर पे 1853 में एंड झांसी पर 1854 में। Finally, in 1856, the company also took over अवध। 1856 में आखिरकार कंपनी ने अवध पर भी कब्जा कर लिया। This time the British had an added argument। अब ब्रिटिशर्स ने, उनका तो मोटिव था सिर्फ कब्जा करना, तो वो अपने नए नए आर्ग्यूमेंट्स, नए नए शगुफे जोड़ते थे। तो इस टाइम उन्होंने एक अलग सा आर्ग्यूमेंट जोड़ दिया अपनी पॉलिसी में और कहा, they said that they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab। उन्होंने अपने आर्गुमेंट में ये कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है कि जो अवध के लोग हैं उनको फ्री करना, उनको आज़ाद करना नवाब के मिस गवर्नमेंट से, यानी वहाँ का जो नवाब है वो कुशासन चला रहा है, तो उसके कुशासन से वहाँ के लोगों को आज़ाद कराना, फ्री कराना हमारी ड्यूटी है, इस ड्यूटी के हम ऑब्लाइज्ड हैं। Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857। जिस तरीके से अवध के नवाब को ह्यूमिलिएट करके, अपमानित करके हटाया गया था, डिपोज किया गया था, उसकी वजह से वहाँ के लोग एनरेज थे, गुस्से में थे, और इसलिए अवध के लोगों ने एक ग्रेट रिवॉल्ट यानी आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी 1857 की जो क्रांति थी, उसमें इन लोगों ने हिस्सा लिया। उस समय के जितने भी लोग थे, जितने भी रूलर्स थे जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे, और जो लोग थे ब्रिटिश शासन के खिलाफ, उन सभी ने इस आंदोलन को ज्वाइन किया था। ये आंदोलन 10 मई को स्टार्ट हुआ था और मेरठ से स्टार्ट हुआ था। इसके बारे में भले ही आंदोलन हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन ये बता दिया था इस आंदोलन ने कि अब इंडिया के पीपल्स यूनाइट होना शुरू हो गए हैं और एक टाइम आएगा जब वो अपनी टेरिटरी पर खुद कंट्रोल कर पाएंगे। बट ये आंदोलन सक्सेसफुल नहीं हुआ था क्योंकि इसमें यूनिटी की थोड़ी कमी थी, हर कोई अपने अपने लिए लड़ रहा था, इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इसके बारे में हम अगले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। Imagine that you are a Nawab's nephew and have been brought up thinking that you will be one day a king. Now you find that this will not be allowed by the British because of the new doctrine of lapse. What will be your feelings? What will you plan to do so that you can inherit the crown? मान के चलो कि अगर तुम किसी नवाब के भतीजे हो और तुम ये सोचते हुए बड़े हुए हो कि नवाब के बाद हम ही किंग बनेंगे, राजा बनेंगे, क्योंकि उसकी अगर कोई संतान नहीं है, तो लड़का कोई आयर नहीं है, तो नाउ यू फाइंड दैट दिस विल नॉट बी अलाउड। अब तुम्हें पता चलता है कि ऐसा करने की मुझे इजाज़त नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश की जो पॉलिसी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके तहत अब किंगडम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला जाएगा। तो तुम्हारी फीलिंग्स क्या होगी? ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। What will be planned to do so that you can inherit the crown? जो प्लान था उसका तुम क्या करोगे क्राउन को इनहेरिट करने का, यानी ताज को जो इनहेरिट करने का, लेने का जो तुम्हारा प्लान था उसका क्या करोगे? तो ऐसे ही जो लोग थे, इन सभी लोगों ने और सभी जो बाकी लोग थे ब्रिटिश शासन के खिलाफ, उन सभी ने इस आंदोलन को ज्वाइन किया। नेक्स्ट हम कुछ मैप्स देख लेते हैं। मैप 14A 1797 इंडिया का है, जिसमें जो येलो पार्ट है यही केवल ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। ये छोटे छोटे येलो पार्ट्स, धीरे धीरे उनकी जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थी, अपना कंट्रोल बढ़ाने की पॉलिसी, वो उनकी बढ़ती गई और उन्होंने इंडिया के और भी पार्ट्स में कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ये 1840 का मैप है। जो येलो पार्ट है वो ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी इंडियन किंगडम्स को।
फाइनली ये 1857 का मैप है, जिस टाइम में रिवॉल्ट हुआ था यानी क्रांति हुई थी 1857 का, उस टाइम में ब्रिटिशर्स ने इतना एरिया कंट्रोल कर लिया था। ये 1857 का मैप है। ऑलमोस्ट इंडिया का लगभग सभी पार्ट कंट्रोल कर लिया था। कुछ बचे कुछ जो पार्ट थे वो प्रिंसली स्टेट्स में थे, यानी राजाओं के अंडर थे। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एक नई एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना। इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो बाय बाय एंड टेक केयर।